Hello everyone. Today we'll start with nucleophilic substitution reaction. Okay. Nucleophilic substitution reaction. Okay, before going to particularly nucleophilic substitution, we have to know about what is substitution reaction. Simply we can say कि मान लो कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट की खेल में जो एक टीम होती है 11 लोगों की टीम होती है। मान लो कि एक लोग कोई इंजर्ड हो गया, तो वो जाएगा तब जाके दूसरा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी रहेगा 11 और दूसरा कोई ऐड हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक जाएगा उसके बदले में कोई दूसरा आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब ये जाने वाला ग्रुप जब चला जाएगा, ठीक है, और जो आने वाला ग्रुप जो आ रहा है, अगर वो एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है वो, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो उस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिंपली एक चीज लिख दूं, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा कौन से चैप्टर में है, ये हमारा है हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, ठीक है। मेनली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज योर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, जो कि सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करना चाहता हूं, जैसे कि मान लो मेरे पास है CH3Cl, ठीक है। इसमें कार्बन का जो ऑक्टेट है पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसके साथ अगर मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या चला जाएगा, बन जाएगा आपका, मान लो कि CH3 बन गया बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ, और क्या हो गया, आपका Cl माइनस चला गया। तो यहाँ पे क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ने Cl माइनस को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और एक बात हम ध्यान रखना है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी तरह का रिएक्शन हो रहा है, अगर आपको पता नहीं है क्या रिएक्शन है कैसा है, तो सबसे पहले आपको दो चीजें ढूंढनी, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो चलो शुरू करते हैं पहले न्यूक्लियोफाइल से। क्या है एक न्यूक्लियोफाइल, ओके, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात करूं ना, ये क्या है, इट एन, ये क्या है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास, जितना होना चाहिए उससे तो ज्यादा है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब क्या कर सकता है, वो इतना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे कि मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दे सकता है। मतलब ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है, इसको थोड़ा बीच में से सेपरेट कर देते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या होगा वो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की बात करें तो ये और किसकी तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज लुईस बेस। किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज। इसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर मैं, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे हमने दो तीन तरह के एसिड बेस देखे थे, एरोनेस एसिड बेस, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस, एंड आपका लुईस एसिड बेस। लुईस एसिड कौन था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था। लुईस बेस कौन था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये क्या होगा, लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, वन टाइप ऑफ लुईस एसिड, ओके। चलो,
ये हो गया मेरा न्यूक्लियोफाइल। मेनली हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, कैसा कैसे न्यूक्लियोफिल है, कौन है, कैसे अटैक कर रहा है, उसके बारे में हम लोग ज्यादातर पढ़ने वाले हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ दो न्यूक्लियोफाइल की। एक न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। मान लो आपके पास है Cl-, क्या है, Cl-, ओके, ठीक है, Cl- हो गया। एक मेरे पास हो गया NH3, जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। H2O, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर है। एक और बात कर लेते हैं Cn-, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये भी वन टाइप ऑफ क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मेरे पास जनरली दो तरह के मिलते हैं। एक मेरे पास हो गया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा होता है चार्ज न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन रहेंगे, मेनली नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिन पे कोई भी चार्ज मेरे पास नहीं होगा। एग्जांपल की बात करते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, इनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के बाद न्यूक्लियोफाइल कब बनेंगे, जब उनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इट्स ओन ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड। ये चीज आपको कोई शायद अगर बताया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी, हम लोग पढ़ते हैं लिगैंड। कभी कभी कुछ लोग ये बोलते हैं जिनके पास लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो आपका लिगैंड बन जाएगा, लेकिन नहीं। हर किसी के पास जब लोन पेयर होता है, वो कोई डोनेट नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास ऑक्सीजन है या फिर क्लोरीन है, उसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 लोन पेयर है, लेकिन ये एक लिगैंड नहीं, ये एक न्यूक्लियोफाइल नहीं। क्यों, क्योंकि इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन देके Cl- बना दिया, उसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया, ये अब क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं इस पे, क्या है न्यूट्रल, हाँ, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उसका खुद का ऑक्टेट भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, H2O, NH3, ये हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। H2S, ये भी लोन इलेक्ट्रोफाइल की, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। CH3OH, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इनके पास है लोन पेयर, ठीक है। RNH2, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं मेरे पास, ओके। फिर आता है हम लोग चार्ज, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। कौन आ जाएंगे मेरे पास, जितने भी अगर आपको नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, एग्जांपल आप लगा लो F-, Cl-, Br-, I-, NO2-, Cn-, OH-, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कैसे डिपेंड करेगा, देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इफेक्ट करते हैं मेनली दो फैक्टर्स। स्टेरिक इफेक्ट्स, मतलब उसका साइज कैसे है। दूसरा सॉल्वेंट इफेक्ट्स, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये मान लो कि मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरे पास मान लो कि CH3X है, जिसपे अटैक करेगा, ठीक है। अब ये अटैक करने के लिए जितना इसका साइज छोटा होगा, वो एकदम बढ़िया से अटैक कर पाएगा। लेकिन अगर इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो खुद को लेके जाने में और वहां पे सबस्ट्रेट के पास जाके उसको अटैक करने में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। मतलब अगर मैं बात करूंगा, स्मॉलर साइज अगर रहेगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर स्मॉलर साइज तो बेटर न्यूक्लियोफाइल, अगर स्मॉलर साइज रहेगा तो बेटर आपकी क्या रहेगी, न्यूक्लियोफाइल रहेगी, ओके। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं, एग्जांपल मान लो कि मेरे पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है OH-, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है CH3O-, तीसरा न्यूक्लियोफाइल है ये CH3 होल 3 C देन O-।
ठीक है, मेथॉक्साइड आयन, इसको हम लोग बोलते हैं मेथॉक्साइड आयन, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है, ये मेरा हाइड्रोक्साइड है। अब इनकी अगर मैं साइज कंपेयर करूं तो साइज में कौन आएगा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा साइज इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। तो जितना बड़ा साइज, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट। और ये अपना आयन ही छोटा है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होना चाहिए? हाईएस्ट। और इसका क्या हो जाएगा? लोएस्ट। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, सबसे ज्यादा OH माइनस, उसके बाद CH3O माइनस, और लास्ट में आपका टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, यह ऑर्डर रहेगी आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी की। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिसिटी की, वहां पे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। वहां पे साइज बड़ा रहे छोटा रहे, बेसिक तो रहता है वो, बेसिसिटी पे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट्स। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं यही स्मॉलर साइज के हिसाब को लेके, स्टेरिक इफेक्ट को लेके, तो हमारे पास मान लो कि F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। ठीक है, मतलब ये F माइनस अकेला F माइनस तो नहीं रहता है। कैसा रहता है? F माइनस अगर रहेगा तो वो NF रहेगा, ये NaCl रहेगा, ये NaBr रहेगा, और ये NaI रहेगा। ठीक है, उनकी ये सब क्या है? एनायनिक वाला पार्ट है। ठीक है, अगर मैं इनकी वही साइज देखूं, तो अगर मैं साइज वाइज देखूं तो ये सबसे छोटा है और I माइनस सबसे बड़ा है। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं कि मेरे स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से देखूं, साइज जितना छोटा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो उस हिसाब से मेरा क्या होना चाहिए था? F माइनस सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था, और लास्ट में मेरा आना चाहिए था कौन? I माइनस। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट। जब भी मैं अगर NaF ले रहा हूँ, NaCl ले रहा हूँ, NaBr ले रहा हूँ, या फिर NaI ले रहा हूँ, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है? आयोनिक सॉलिड्स है। अब उन आयोनिक सॉलिड्स को वो आयन बनाने में, I माइनस आयन बनाने में या F माइनस आयन बनाने में, वो सब आयन बनाने में उनको क्या करना पड़ेगा भाई? डिसोसिएट करना पड़ेगा। अगर डिसोसिएट करना पड़ेगा तो मेरे को उनको किसी सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा। वो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। अब वो पोलर सॉल्वेंट में मैं डालूंगा, तब जैसे कि मान लो पानी, पानी में मैं डालूंगा तब जाके वो टूटेंगे, और जब वो टूटेंगे तब जाके वो क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, या फिर I माइनस F माइनस जो भी बनाएंगे। लेकिन वहीं पे कौन काम कर जाता है? आपका सॉल्वेंट इफेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं, साइज की बात करूं, तो साइज में तो I माइनस सबसे बड़ा था, साइज में I माइनस सबसे बड़ा था। लेकिन जैसे ही ये लोग पानी में आ जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगी शुरू? सॉल्वेशन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा शुरू? सॉल्वेशन। जो मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो कैसे होंगे? ऐसे होंगे, यहाँ पे होगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। जैसे ही उनको कोई आयन दिखेगा, मान लो F माइनस आ गया, वो भागते भागते आएंगे, उसके चारों तरफ जुड़ जाएंगे, और उसके चारों तरफ एक क्या बना लेंगे? एक हाइड्रेशन स्पीयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक हाइड्रेशन स्पीयर, या फिर हाइड्रेटेड स्पीयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? हाइड्रेटेड स्पीयर बना लेंगे। और जितना छोटा साइज, क्योंकि चार तो सब में सेम है, सब में क्या है? -1 है। जितना छोटा साइज होगा वो उतनी अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा, उनकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसमें जितना छोटा साइज उतना ज्यादा क्या होगा? हाइड्रेशन। मैं अगर बात करूं साइज की, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? हाइड्रेशन। जितना छोटा साइज उतना अच्छा हाइड्रेशन। साइज, और मैं अगर बात करूं हाइड्रेशन क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज, और चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ कहीं पे Na प्लस की हाइड्रेशन हो रही है, कहीं पे Mg2 प्लस की हाइड्रेशन हो रही है, तो Mg2 प्लस की ज्यादा होगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आप शायद केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होगी तो उसकी जो टोटल हाइड्रेटेड स्पीयर होगा, उसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इंडिविजुअल साइज देखो तो छोटा है, लेकिन जब उसका हाइड्रेशन हो जा रहा है, तो उसकी हाइड्रेटेड साइज का, स्पीयर का जो साइज है बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इसीलिए उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है,
उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं पे अगर कॉन्ट्रास्ट में हम लोग देखें किसको, आई माइनस को, आई माइनस की साइज भले ही छोटा बड़ा हो, लेकिन उसके साइज बड़े होने के कारण उसमें उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा नहीं। जब उसमें उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा नहीं तो उसकी हाइड्रेटेड स्पीयर की जो साइज होगी वो क्या होगी, छोटा होगा। छोटा होने के कारण उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं ऑर्डर बताऊं किसकी, ऑर्डर बताऊं मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताऊं, यहां बता देते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इन सॉल्वेटेड स्पीयर, इन पोलर सॉल्वेंट। तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मेरा हो जाएगा सबसे ज्यादा आई माइनस, उसके बाद बी आर माइनस, उसके बाद सी एल माइनस, उसके बाद एफ माइनस। समझ में, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। देखो, जो मेरे पास मान लो कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, भले वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो या फिर वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों ही मेरे पास क्या होंगे, बेस होंगे। क्यों? अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो उसके पास क्या होगा, लोन पेयर तो होगा। लोन पेयर है, अगर मेरे पास कहीं पे प्रोटॉन दिख जाए, ये लोन पेयर उसको डोनेट कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अगर चार्ज है नेगेटिव, वो भी एच प्लस को ले सकता है। तो दोनों ही दोनों क्या है, बेस आएंगे। दोनों ही दोनों क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है। और बेस का साइज से ज्यादातर कोई लेना देना है नहीं। क्यों लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि मेरा जो H प्लस है बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल इन साइज। H प्लस जो मेरा है वो क्या बहुत छोटा साइज में है, इसीलिए उसको कोई भी जाके पकड़ के खींच के लेके आ सकता है। न्यूक्लियोफाइल के साइज पे ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट वो नहीं रहेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिसिटी और साइज की बात करूं, मैं कंपेयर कर लेता हूं। ठीक है। मान लो कि ये H2 है, ये मेरे पास एक अल्कोहल है CH3OH। ठीक है। अब इन दोनों की अगर हम लोग देखें कॉन्जुगेट बेस, तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगी, OH माइनस। इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगी, CH3O माइनस। ठीक है। तो एज वाटर जो है ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो ज्यादा बेसिक रहेगा, और इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो भी ज्यादा रहेगी। तो अगर मैं देखूं बेसिसिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये OH माइनस का ज्यादा होगा CH3O माइनस से। ठीक है। और अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो OH माइनस का ज्यादा होगा आपका CH3O माइनस। समझ समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं किस पे, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स एंड सिलेक्टिविटी ऑफ अटैकिंग साइट। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जिसके पास अटैक करने के दो जगह हो, एक से ज्यादा जगह हो। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं, आप लोग आगे पढ़ेंगे, से मान लो NO2 माइनस, उसकी स्ट्रक्चर अगर मैं देखूंगा तो एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा। देखो, अब एज उसके पास लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज है, तो वो अटैक यहां से भी कर सकता है, वो अटैक यहां से भी कर सकता है। ठीक है। अब कौन कहां से अटैक करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, उस मॉलिक्यूल में कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कौन सा साइट अवेलेबल है अटैक करने के लिए। ठीक है। और एक है CN माइनस, उसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सॉरी, CN माइनस की स्ट्रक्चर देखें तो उसकी स्ट्रक्चर मेरे को ऐसा दिखेगा। अब ये अटैक करने के लिए यहाँ पे भी दो जगह है, एक C का माइनस है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, इनका लोन पेयर है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। अब वो डिपेंड करेगा उसकी बॉन्डिंग कैसी है, कौन सा साइट अवेलेबल है। आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं, कभी हम AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, कभी हम KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। दोनों केस में हमारे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अलग अलग। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब आता है फिर लीविंग हो। देखो, जब हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी तो कोई तो आ रहा था, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास। क्या था, जो न्यूक्लियोफाइल था वो मेरा क्या था, इनकमिंग ग्रुप, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, जैसा ही न्यूक्लियोफाइल आ रहा था कोई छोड़ के भी जा रहा था,
और जो छोड़ के जा रहा था हम उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। हम उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। अब कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? गुड लिविंग ग्रुप्स देन बैड लिविंग ग्रुप्स। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं? देखो, जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करवा सकता है वो क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। जो ज्यादा स्टेबलाइज नहीं करवा सकता वो कौन होगा? बैड लिविंग ग्रुप। जैसे अगर मैं बात करूं गुड लिविंग ग्रुप वर्सेस बैड लिविंग ग्रुप, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो कि मैं कंपेयर कर रहा हूं, इन चार को ले लेते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अब देखो, सब में सेम नेगेटिव चार्ज है। अब इनमें अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये मेरा होगा बेस्ट लिविंग ग्रुप, या फिर मैं उसको बोलूंगा गुड लिविंग ग्रुप। क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप। और ये मेरा क्या होगा? पुअर लिविंग ग्रुप। क्यों भाई? क्योंकि जो मेरा I माइनस है वो नेगेटिव चार्ज को बड़े अच्छे से स्टेबलाइज करवा सकता है। क्यों? लार्ज साइज। उसके पास क्या है? लार्ज साइज होने के कारण वो नेगेटिव चार्ज जो है उसको बढ़िया से स्टेबलाइज करवा सकता है। लेकिन इसका स्मॉल साइज होने के कारण ये उसको स्टेबलाइज ज्यादा नहीं करवा सकता। ठीक है? तो जो नेगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा स्टेबलाइज करवा सकता है उसको मैं क्या बोलूंगा? गुड लिविंग ग्रुप। और जो अच्छे से स्टेबलाइज नहीं करवा सकता वो क्या होगा? बैड लिविंग ग्रुप। जैसे OH माइनस। OH माइनस इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर देखो कहीं पे आपको H2O निकल रहा है, कहीं पे आपको CO2 निकल रहा है, ये क्या होंगे? आपके गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन कहीं पे मान लो कि ऐसा OH माइनस निकलेगा, वो इतना जल्दी निकलता नहीं है क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। मान लो कि कहीं पे आपका NH2 माइनस निकल रहा है, वो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, वो इतना जल्दी निकलता नहीं। ठीक है? मान लो कि OR, RO माइनस, ये भी इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है क्योंकि वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। या फिर अगर लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर कहीं पे आपको ROH निकल रहा है, बढ़िया लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड। मान लो किसी के पास ऐसा है, कहीं लगा X, मान लो कुछ भी लगा हो, उसके पास ऐसे OH और ये R लगा है, इस पे पॉजिटिव है, ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगा, बढ़िया लिविंग ग्रुप, जल्दी निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है? तो कौन होगा अच्छा लिविंग ग्रुप? जो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवा सकता है वो आपका क्या होगा? बढ़िया लिविंग ग्रुप। ओके, ये शायद रिपीट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा रिएक्शन? एक मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास क्या है? अल्काइल हैलाइड। ये मेरे पास क्या है? अल्काइल हैलाइड। मेरा न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग आएगा, और न्यूक्लियोफाइल और ये जो ग्रुप है आर ग्रुप, इनमें क्या हो जाएगी? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और मेरा X माइनस क्या होगा? निकल जाएगा। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरे को ज्यादातर दो तरह की देखने को मिलते हैं। ठीक है? SN1 एंड SN2। ठीक है? उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल कैसे कैसे अटैक करेंगे, और अगर उन्होंने अटैक किया तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे निकलेगा। ठीक है? हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। किस पे? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, या फिर जहां पे आपका लिविंग ग्रुप लगा। ओके, चलो हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि मान लो NaOH या KOH, इनमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? Na प्लस OH माइनस या फिर K प्लस OH माइनस, और मेरा प्रोडक्ट बनेगा क्या? बनेगा ROH बनेगा। सिमिलरली H2O, H2 एक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये इतना अच्छा लिविंग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। H2O भी जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ROH बनेगा। लेकिन NaOR जैसे CH3ONA, ये जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ROR डैश बनेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपकी क्या हो जाएगी? CH3O माइनस या फिर RO माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल। Na में I माइनस न्यूक्लियोफाइल, NH3 में NH2 आपका न्यूक्लियोफाइल लगेगा।
ठीक है। RNH2 में क्या होगा, एक H निकल जाएगा, RNH लगेगा। सिमिलरली इसमें एक H लगेगा, R डैश N लगेगा। ठीक है। प्रोडक्ट ऐसे ऐसे आपके बनेंगे, इन दोनों में अल्कोहल बनेगा, इसमें ईथर, अल्काइल एडेड, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। ठीक है। ये इतना ज्यादा मतलब रट्टा मारने वाली चीज है नहीं, इसको आप याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, क्वेश्चन करते जाओगे, ये अपने आप आपकी याद हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और भी कुछ एजेंट रह गए, जैसे एजीएन, केसीएन, एजीसीएन, केएनओ2, एजीएनओ2। इनमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सीएन रहेगा, इसमें एजीसीएन रहेगी, प्रोडक्ट इसमें आरसीएन बनेगा, प्रोडक्ट इसमें आरएनसी बनेगा। ये क्यों बनेगा, इसमें आरओएनओ, इसमें एनओ2, ये क्यों बनेगा हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। ठीक है। अच्छे से हम इसको देखने वाले हैं। चलो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया यूनिमोलिकुलर वो भी देखेंगे। ठीक है। एक बेसिक डायग्राम देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। वही जो हमने देखा था कि मेरे पास एक CH3X या फिर जो भी है अल्काइल हैलाइड है, और ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। ठीक है। ये जो मेरा रिएक्शन होता है, ये जनरली 2 स्टेप में होता है। ठीक है। स्टेप 1, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज माई फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और यहाँ पे एक स्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। जनरली मेरा जो इंटरमीडिएट हो वो क्या होता है, कार्बोकैटायन। क्या होता है वो मेरा, कार्बोकैटायन। ठीक है। ये एक तरह की क्या है, कार्बोकैटायन, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोफाइल, अगर आपने नहीं पढ़ी हो छोटी सी बात है। ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा। और ये इंटरमीडिएट स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, इसकी फॉर्मेशन होता है, ये कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। ठीक है। तो देख लेते हैं एक, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, एक ये है मेरे पास आई, ये मेरे पास कंपाउंड है, ये मेरा क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है। तो स्टेप 1 में मेरा क्या होगा, एज I माइनस एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, और जो रिमेनिंग मेरा कार्बोकैटायन है वो एक स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये स्टेप आगे बढ़ेगा और मेरा ये ऐसे निकल जाएगा, और मेरा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे इंटरमीडिएट मेरा फॉर्मेशन होगा। ठीक है। ऐसा मेरा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, और ये I माइनस आ जाएगा। ठीक है। ये मेरा क्या है, स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। देन उस पे आएंगे सेकेंड स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, एज मेरा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, उसके साथ साथ ये लिविंग ग्रुप मेरा निकल गया। अब दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, मेरा इंटरमीडिएट पे या फिर मेरा कार्बोकैटायन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसा अटैक करेगा जी, देख लेते हैं एक बार। ये मेरे पास क्या था, ये मेरा कार्बोकैटायन था जी, पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे पास आया न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल मान के चलता हूँ, माई न्यूक्लियोफाइल इज, मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो CN माइनस है, या फिर मान लो मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH माइनस है, मैंने उसको KOH के साथ रिएक्शन करवाया। ओके। तो OH माइनस आएगा जी, और बढ़िया से इसके ऊपर अटैक करेगा, और मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। अब आता है एक स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट, मतलब जो लिखा है स्टीरियोकेमिकल, मतलब वो जो
अटैक करेगा मेरा न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ से अटैक करेगा भाई? ऊपर से अटैक करेगा कि नीचे से अटैक करेगा? मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो आर कन्फिग्रेशन का होगा या एस कन्फिग्रेशन का होगा, या फिर अगर आर होगा एस हो जाएगा, या फिर एस होगा तो आर हो जाएगा, क्या होगा उसमें? ठीक। अगर मैं बात करूं स्टीरियो केमिस्ट्री की, वहां पे अगर मैं देखूं मेरा जो कार्बोकैटायन है, मेरा जो कार्बोकैटायन है, ये वाला कार्बोकैटायन तो हालांकि ऑप्टिकली एक्टिव, ये जो कंपाउंड था ये ऑप्टिकली एक्टिव था नहीं, एक और मैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले लेता हूँ। ठीक है, उससे पहले बता दूं कार्बोकैटायन जो था वो मेरा क्या था? प्लेनर। कार्बोकैटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, उसका जो शेप होता है क्या होता है? प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो मतलब वो जो कार्बन के साथ बाकी जो तीन ग्रुप वो क्या होंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे, जैसे कि मान लो ये है, ये ऐसा ही एकदम पूरा ऐसे प्लेन में होगा। अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आके ऐसे ऊपर से अटैक कर सकता है या फिर ऐसे नीचे से अटैक कर सकता है। ठीक है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है या फिर नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो दोनों के केस में अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इट कैन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम टॉप एज वेल एज फ्रॉम अटैक फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो दोनों के केस में मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक आर वाला बन सकता है, एक एस वाला बन सकता है, दोनों बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो वहां पे मैं क्या बोलता हूं, वहां पे मेरा क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। किसकी फॉर्मेशन होता है? रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। मतलब मान लो कि अगर मेरे इसमें 90 मॉलिक्यूल्स गुजर रहे हैं किससे? SN1 से, तो उसमें से 45 क्या होंगे? आर बनेंगे, और 45 क्या बनेंगे? एस बनेंगे। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, अच्छे से समझ पाएगा। CH2 C, then H, then CH3, then मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I। अब ये जो सेंटर है ये मेरा क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है। यहाँ पे चार अलग अलग ग्रुप लगे हैं, एक ग्रुप I, एक ग्रुप HCH3, चार अलग अलग ग्रुप है। तो अब जो ये निकल जाएगा I माइनस मेरा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H की जगह टर्शियर इसको बनाते हैं ना। ठीक है, H की जगह इसको बना देते हैं हम लोग CH3, CH2, एक और CH2, एक और CH3। अब ये टर्शियरी बन रहा है, इजी रहेगा। आज सेकेंडरी बना देंगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, अब टर्शियरी बना दिया, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर रहा। तो अब मेरा बनेगा कार्बोकैटायन जी। यहाँ से क्या निकल जाएगा? I माइनस तो निकल जाएगा, अब बनेगा कार्बोकैटायन। कैसे कार्बोकैटायन बनेगा? ऐसे कार्बोकैटायन बनेगा, एक CH3, एक CH2CH3, और एक CH2CH3, ये मेरा हुआ पॉजिटिव। अब अगर उसने ऊपर से अटैक किया तो एक बनेगा, नीचे से अटैक किया तो दूसरा बनेगा। एक इसको स्टेप ए, इसको स्टेप बी मान के चलते हैं। एक मेरे पास ये बन सकता है, ये टॉप में रहा, और इनकमिंग जो OH माइनस वो बॉटम रहा। कि ये बना, एक ये बना, एक ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? ये जो हो गया ये बॉटम हो गया CH3, ये लग गया आपका टॉप पे, और एक ये बना, एक ये बना। दो प्रोडक्ट आपके फॉर्मेशन हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 50% रहेगा, ये भी आपका क्या रहेगा? 50% रहेगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो रहे। तो ये दोनों का मिक्सचर हमको देखने को मिला, और ये दोनों का जो मिक्सचर है जो हमको देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन। रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं? रेसमिजाइजेशन। ठीक है, ये किसमें हमको देखने को मिलता है? ये हमको जनरली SN1 रिएक्शन के में देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो स्टार्टिंग होता है मेरा एक टर्शियरी कार्बोकैटायन, उसके साथ एक लीविंग ग्रुप, जिसके साथ आता है क्या? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब अटैक किया तो ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसे में जाएगा। ठीक है, फिर लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ये हुआ मेरा इंटरमीडिएट जो कि मेरा कार्बोकैटायन। तो उसका एनर्जी क्या होगा? थोड़ा सा आपका
क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल है तो ये चार्ज है, ये चार्ज है थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन रोटेशन कर जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर देगी, वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। ये मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेरा क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसकी, SN1 रिएक्शन की। ठीक है, इसको सिंपली आप लोग अगर एग्जाम में पूछे आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट, ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, आप इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे देख सकते हैं, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी 1 रहेगी वो आपका ये रहेगा। ठीक है, ये 1। ठीक है, और ये थोड़ा सा E2 आपके डेल्टा एच आएगी, वो इसके और इसके बीच में डिफरेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी बीच में, ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये आपका डेल्टा एच हो जाएगा, ये E1 और ये E2। ठीक है, टोटल एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब आते हैं किसमें, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट कितना स्टेबल होगा, और जो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। चलो इसको थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, आपका रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। इसका नाम क्यों यूनिमोलिकुलर रखा जाए, क्योंकि इस रिएक्शन में जो ROR होगा या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। किस पे डिपेंड करेगा जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और अगर चीज की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल किसका होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी आपका रिएक्शन रेट उतना ज्यादा होगा। एक और चीज क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप, टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जितना जल्दी छूट जाएगा उतना आपके क्या रहेगा, रिएक्शन रेट रहेगा, अच्छे से रिएक्शन रेट रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा रहेगा। अच्छा, ये टेंडेंसी यहाँ पे दिया गया, कोई बात नहीं, हम लोग वहां पे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी, यहाँ पे इंटरमीडिएट जनरली कौन है, कार्बोकैटायन है। इंटरमीडिएट मेरा कौन है, जनरली कार्बोकैटायन है। तो जितनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रहेगी उतनी ज्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए मेरे पास 3-4 इफेक्ट है जो हमने जीओसी में पढ़ा हुआ है। पहला तो आप देख लो रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। दूसरा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, और कुछ नहीं तो लास्ट में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करो। जैसे अगर मैं बात कर लूं नॉर्मल, हम अगर एल्काइल हाइड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, टर्शियल एल्काइल हाइड, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हाइड, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद क्या रहेगा आपका मिथाइल। उस हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी इस हिसाब से रहेगा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी आएगी, टर्शियरी एल्काइल हाइड, उसके बाद कौन आएगा आपका सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल। ठीक है, और अगर बात करें थोड़ा सा और कौन कौन ना, बीच में आपका आ सकता है बेंजाइली, बेंजाइल या अल्काइल हाइड जो कि ऐसा रहता है CH2X, ये भी स्टेबलाइज होता है। ये क्यों स्टेबलाइज होता है, जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो मेरा जो कार्बोकैटायन बनेगा तो ऐसे कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, CH2+ ऐसा दिखेगा, और ये मेरा क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं और कौन स्टेबलाइज करवा सकता है, मान लो कि कहीं पे आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि मान लो ये मेरा है Cl। ठीक है, यहाँ पे जब ये Cl चला जाएगा, ये यहाँ पे कार्बोकैटायन छोड़ जाएगा, ये कौन सा है, एलाइलिक हैलाइड, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी रहती है। सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। जिसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा रहेगी उसमें रेट उसका उतना ही रहेगा। ठीक है,
अगर मैं बात करूं, कंपेयर कर लूं सिंपल दो चीजों की, मान लो कि एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये बेंजाइल हैलाइड है CH2Cl, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, ठीक है। एक ये है मेरे पास वही सेम CH2Cl, यहाँ पे OCH3 लगा है। तीसरा मेरे पास वही सेम है CH2Cl, लेकिन यहाँ पे मेरा लगा है क्या, NO2। यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे +M वाला ग्रुप है, यहाँ पे क्या है मेरा -M वाला ग्रुप है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, इसको मैं कर लेता हूँ ये 1, 2 और 3। सबसे ज्यादा स्टेबल मेरा रहेगा 2, उसके बाद 1, तो उसके बाद 3। रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। देन आते हैं रिएक्टिविटी एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स SN1। सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल, ठीक है। वही हमने बोल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और रेट अगर बात करें, अगर मान लो कि सब के सब टर्शियरी, सब के सब सेकेंडरी है, सब के सब प्राइमरी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आयोडाइड, ब्रोमाइड, देन आपका क्या रहेगा क्लोराइड, लास्ट में आपकी क्या रहेगी फ्लोराइड। क्यों, क्योंकि हमने देखा था लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप टेंडेंसी लिविंग ग्रुप रहेगी, उतनी बढ़िया से आपकी कार्बोकेटाइन इजीली फॉर्मेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। देन और किसका रहेगा, हाँ, रेट और डिपेंड कर सकता है किस पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, इस पे डिपेंड कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, रिएक्शन मेरा एक हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इन पोलर सॉल्वेंट will be greater than rate of reaction in नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो दो स्टेप में होकर जा रहा है, वहां पे आयोनिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो रहा है। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा ज्यादा स्टेबलाइज करवाएंगे, इसलिए मेरा जो रिएक्शन होगा वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, SN1 थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना, मान लो कि मेरे पास ये है, टर्शियरी तो हमेशा आपका SN1 ही दिखाएगी, टर्शियरी कभी SN2 दिखाएगी ही नहीं। लेकिन अगर मान लो कि मैं सेकेंडरी मान के चल रहा हूँ, ठीक है, CH, ये CH3, ये Cl, ये सेकेंडरी मान के चल रहा हूँ, इसको अगर मैं पोलर सॉल्वेंट में करा रहा हूँ ना, तो ये SN1 की तरह ज्यादा प्रेफर करेगा। अगर मैं उसको नॉन पोलर में करवा रहा हूँ तो ये SN2 की तरह ज्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है। आई होप SN1 पूरा क्लियर हो गया होगा, इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं किस पे, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। इसमें बायोमोलिकुलर क्यों लिखा गया, वहां पे जैसे मेरा रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ एक और एक चीज पे डिपेंड कर रहा था, जो मेरा क्या था, एल्काइल हैलाइड, उसी पे डिपेंड कर रहा था, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी, और आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा रिएक्शन, वही सिंपल, मान लो कि ये CH3X इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया भाई, और मेरा CH3 न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ X हुआ, ठीक है। ये होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगा भाई, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, उसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ओके। मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उस पर भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। और एक और चीज यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है, कैसे काम करेगा। ये हुआ मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये हुआ मेरा CH3X, ये इस पे अटैक करेगा, सो दे विल गो थ्रू ए, किसके जाएंगे, थ्रू एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसके थ्रू जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट नहीं, क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएंगे। डिफरेंस क्या होता है
स्टेट और इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट एक प्रॉपर स्टेबल रहता है, लेकिन वहां पे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कोई कंपाउंड नहीं रहता है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा है और धीरे धीरे ये एक्स का बॉन्ड टूट रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा एक्स माइनस, और मेरा जो कंपाउंड वो ऐसे फॉर्मेशन होके रह जाएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज क्या देखना है, जो मेरा रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगी, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगी, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कन्वर्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मान लो कि अगर आपके पास आर है तो एस बन जाएगा, अगर आपके पास एस है तो आर बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो पीछे से अटैक करेगा, ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि उसको सामने से अटैक करने के लिए उसको ये कौन करेगा, ये उसको रिपेल करेगा, ये उसको हिंड्रेंस दिखाएगा, तो वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा। SN1 में क्या हो रहा था, उसको प्लानर स्ट्रक्चर मिल रहा था, ऊपर से भी जगह खाली है, नीचे से भी जगह खाली है, जहां से मन करे वहां से अटैक करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्बोकेटन की फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसको जहां से जगह मिल रहा है जो कि ऑपोजिट है आपका कौन से, अल्काइल सॉरी हैलाइड के, उसके ऑपोजिट में उसको अटैक कर रहा है। ठीक है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ओके, इसमें एक और चीज क्या देखने वाली है कि जो SN2 रिएक्शन होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रोंगर, न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं SN1 में अगर आपके छोटा से छोटा वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल भी हो तब भी रिएक्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2O, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसी के कॉन्ट्रास्ट में OH माइनस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर आप चाहो ना H2O को रिएक्ट करवाओ हुआ, ये SN1 में रिएक्शन कर जाएगी, लेकिन ये SN2 में रिएक्शन नहीं करेगी क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। वहीं पे अगर OH माइनस करोगे तो ये SN2 दिखाएगा, ये SN1 भी दिखा सकता है, SN2 भी दिखा सकता है, लेकिन यही H2 और OH माइनस को कंपेयर करें तो यही सिर्फ SN2 दिखा सकता है। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तब ना जाके इसको धक्का मार के निकालेगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो इनकी बॉन्डिंग तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उसको निकाल ही नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसके बराबर हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों, अगर मान लो कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अगर उसके पास कोई बड़ा बड़ा ग्रुप आ जाए, मान लो कि ये C है, ये X है, यहाँ पे कितना बड़ा ग्रुप लगा है, यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप लगा है, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा। जब उसको जगह ही नहीं मिलेगा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, वहां पे बॉन्ड, वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं। तो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना आपका क्या रहेगा, बेटर आपका SN2 रिएक्शन। ठीक है, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना आपका क्या रहेगा, बेटर आपका SN2 रिएक्शन होगा, और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम आपका रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, और टेंडेंसी की, अगर मैं बात करूं ना, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा आपका मिथाइल में, ठीक है, देन उसके बाद प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन आपका क्या होगा, टर्शियरी में। क्यों, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा, वही सेम, आयोडाइड का सबसे ज्यादा, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे प्रेफर क्या करेगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट को ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई आयोन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो वहां पे उतनी ज्यादा किसी की जरूरत है नहीं।
ठीक है, यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका रिएक्टेंट, ये रहेगा आपका प्रोडक्ट, और ये जो बीच में है ये किसकी होगी, ट्रांजिशन स्टेट की रहेगी। ये आपका क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब दोनों को थोड़ा ब्रीफ कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, SN1 यूनिमोलिकुलर, किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट ओनली। सबस्ट्रेट मतलब मेरा कौन है, अल्काइल हैलाइड इस केस में। ये दोनों पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज क्या है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, और यहाँ पे क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा SN1, और वहां पे अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा। अल्काइल हैलाइड रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सबसे घटिया जो होगा, सबसे कम जो होगा, वो आपके प्राइमरी होगा। इसका ऑपोजिट SN2 में क्या होगा, प्राइमरी में सबसे बढ़िया और टर्शियरी में सबसे घटिया। देन न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी चल जाएगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होना मैंडेटरी है, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में आपका SN1 रिएक्शन नहीं दिखाता। सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए, इसमें पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें रिटेंशन इन्वर्सन दोनों होगा। रेशमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, रेशमिक मिक्सचर में। यहाँ पे क्या होगा, एज उसको अटैक करने के लिए कहीं और जगह नहीं मिलेगी, उसको पीछे से ही अटैक करना पड़ेगा, बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही देखने को मेरे को मिलेगा। चलो एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, हमारा थ्योरी यहीं पे खत्म होता है। जैसे कि मान लो कौन SN2 रिएक्शन दिखाएगा। अगर मैं यहां से ब्रोमीन निकाल दूं, मेरे पास क्या बनेगा, ऐसे बनेगा जी। ये पॉजिटिव क्या है, कार्बोकेटायन स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो क्या बनेगा, SN1 से जाएगा जी। अब बात करते हैं इसकी, यहां से निकल जाएगी तो इस पे पॉजिटिव कार्बोकेटायन स्टेबल है जी, स्टेबल है, तो ये SN1 से जाएगा। यहां से निकाल लूंगा तो ये भी SN1 से जाएगा, बस की बचा कौन सा, ये जाएगा आपका SN2। ठीक है, समझ में आया। चलो, चलिए दो सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, कंसिडर द रिएक्शन, दो रिएक्शन हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन रेस्पेक्टिवली बोथ द रिएक्शन। चलो इसमें अगर हम देखें, मेरा जो अल्काइल हैलाइड है, ये मेरा अल्काइल हैलाइड है, और ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे जो मेरा अल्काइल हैलाइड है वो क्या है, प्राइमरी। अगर टर्शियरी होता, अगर मान लो यहाँ पे Cl लगा होता, तो उस केस में मेरा क्या होता, SN1 होता। लेकिन यहाँ पे मेरा जो प्राइमरी है, तो ये मेरा क्या होगा, SN2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूं किसको, इसको अगर मैं देखूं CH2 CH2 Cl और aqueous NaOH, ये भी मेरा क्या है, प्राइमरी है। तो ये अगर मेरा प्राइमरी है तो इसमें भी क्या होगा मेरा, किस तरह की रिएक्शन मेरे को देखने को मिलेगी, SN1 देखने को मिलेगा कि SN2 देखने को मिलेगा, बताइए। ये भी ऊपर वाला भी प्राइमरी और नीचे वाला भी प्राइमरी, तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, SN2 देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको SN2 देखने को मिलेगा, जो कि बोथ SN2 रिएक्शन। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको थोड़ा करने की कोशिश करिए, थोड़ा 2 मिनट पॉज करके कोशिश करिए करने की। ठीक है, ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो ये मेरा क्या रहेगा, ये रहेगा मेरा आपका प्राइमरी, ये रहेगा सेकेंडरी, ये रहेगा मेरा प्राइमरी, ये रहेगा मेरा टर्शियरी। तो टर्शियरी का सबसे कम पे आपका आएगा IV। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी आ जाएगा आपका डबल I, देन आपका I और थर्ड I में से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ऐसा आएगा 1 2 3 4, देन उसके बाद Cl। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका CH2, देन CH2, ये Cl, देन ये CH, ये CH3, ये CH3। तो यहाँ पे स्टेरिक इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगी, स्ट्रक्चर 2 में क्या होगा, स्टेरिक इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो उसकी रेट थोड़ा सा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी, स्ट्रक्चर 3 में तो आपका सबसे ज्यादा कौन रहेगा, सबसे ज्यादा आपका रहेगा I, देन ट्रिपल I, देन डबल I, देन आपका IV। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए यहीं पे खत्म करते हैं हमारा सेशन, मिलते हैं अगले क्लास में।